जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आपके लिए मैंने बिहार दरोगा के PYQ क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो जो भी कैंडिडेट बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है ये। और आप PYQ की क्लासेस करें। सुबह मैं NCERT की क्लासेस कराता हूँ, NCERT थ्योरी की, और आप NCERT थ्योरी करें फिर PYQ लगाएं। और बीच बीच में मैं आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी कराऊंगा, जिससे आपका ऑल ओवर बिहार दरोगा का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है कमेंट करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक दिन में मैं 10 क्वेश्चन कराता हूं बिहार दरोगा का, जिससे आपको ज़्यादा लोड ना पड़े और थोड़े थोड़े क्वेश्चन को आप कंप्लीट करते रहें। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में। अब कुछ तत्व हैं जो हम पढ़ लेते हैं। और इमरजेंसी हमने कहाँ से ली थी? तो इमरजेंसी हमने जर्मनी से ली थी। आज सुबह की क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो ये देख लीजिएगा। इसीलिए कहता हूँ कि NCERT वाले क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ से NCERT बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके GS में। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून को 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री जी थे। तो कब लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन? 1968 में, और 1969 के फरवरी में इसको हटाया गया और मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री जी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानुगो जी थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन था वो 2005 से लेकर 2005 के मार्च से लेकर 2005 के नवंबर तक था। तो ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के विकास से संबंधित है। तो ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी समूह। तो ये होता क्या है? प्रधानमंत्री PVTG ये है क्या? ये विकास मिशन आदिवासियों समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। अगर इसके फुल फॉर्म की हम बात करें तो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब वह लोग जो ट्राइबल क्षेत्रों में जो ग्रुप पाई जाती है उनके लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था, और इनके आर्थिक और सामाजिक विकास के संबंधित ये है। बाकी और चीज़ें हम इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने PVTG के विकास की योजना लागू की, जिसमें इनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया। आपको पता होगा कि हमने अपनी स्वतंत्रता के जो 75 वर्ष बनाए थे, उसी के उपलक्ष्य में ये आपका स्टार्ट किया गया था। योजना के जो प्रावधानों के अनुसार राज्य को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। और 1973 में डेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह PTG को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूह में कम विकसित है। तो 1973 में एक डेबर आयोग बनाया गया था, जो आदिम जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जाए, और वो जो कम विकसित है, मतलब देखिए आपकी जनजातीय समूह बहुत हैं, अब इसमें भी कुछ ऐसी जनजातीय समूह जो कम विकसित हो पा रही हैं, जिनका डेवलपमेंट बहुत कम हो पा रहा है, उनके विकास के लिए भी काम किया जाए। और वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें? तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो आपको बताना है। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो कृपया करके अपना इसको 1.5 या 2x करके देख लीजिएगा। ठीक है,
तो इसमें थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो बताइए, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो ये आपकी कौन करेगी? इसरो करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसीलिए कहता हूँ करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारियों को स्थांगत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये किस पर ध्यान केंद्रित करती है? निजी क्षेत्र की भागीदारियों को संस्थागत बनाने और इसरो के जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। आपको पता होना चाहिए कि इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है। और अभी आप बताइए, इसरो 30 दिसंबर आपका 2024 को क्या लॉन्च करने वाला है, जो अभी बहुत ही करंट अफेयर में चल रहा है। तो ये यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा आपके जो 2025 का एग्जाम है दरोगा का, उसमें। आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। तो ये कुछ आपके स्टैटिक क्वेश्चंस और रीजनिंग मतलब थोड़ा नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए, बास्केटबॉल के मैदान को हम क्या कहते हैं? कोर्स, फील्ड, कोर्ट? तो भाई कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को हम क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। ठीक है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। तो बास्केटबॉल का जो आविष्कार है वो 1891 में अमेरिका में जेम्स स्मिथ ने किया था। और FIBA की स्थापना 1932 में हुई थी। FIBA क्या है, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखिए। और जैसे हमारे देश में BCCI है और बाकी ICC है पूरे क्रिकेट को देखने के लिए, वैसे ही FIBA जो है वो बास्केटबॉल जो फेडरेशन है उस पर ध्यान केंद्रित करती है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में आपके 12 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये आपका आर्टिकल 80 के जो तीसरा भाग है उसके अनुसार ये बताया गया है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये आपका अनुच्छेद 83 के अनुसार ये चीज़ें हैं। ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। तो कितने हो गए? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा और विशेष ज्ञान। तो टोटल 5 ऐसे आपके वो हैं, 5 फील्ड हैं जिसमें आपको चयनित किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सचिन तेंदुलकर हैं इनको भी चयनित किया गया था। तो आप देखेंगे यहाँ तो खेल कूद है ही नहीं, तो उनको समाज सेवा में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरहम शब्द का अर्थ क्या था? तो बताइए, विजयनगर साम्राज्य में अमरहम शब्द का क्या मतलब है? तो विजयनगर साम्राज्य में इसका राइट आंसर है आपका बी। विजयनगर साम्राज्य में अमरहम शब्द का अर्थ होता है सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान। तो सैनिकों को दिए जाने वाला जो अनुदान होता है उसे हम अमरम शब्द कहते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य में दिया जाता था। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो न्यायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर न्यायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। तो जो ये भूमि होती थी, ये भूखंड होता था, इस पर न्यायकों को प्रदान दिया जाता था। ये इस पे इनका भूमि पर इनका स्वामित्व नहीं होगा, लेकिन जो उससे उपज होगी उसके आय पर होगा। ठीक है। तो सैनिकों को अनुदान।
आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है? तो ये आपके प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लेते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर या प्रधानमंत्री के ही आप उनकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, जो मैंने बताया आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 85 में दिया गया है। तो आर्टिकल 85 में ये चीज़ लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, तो बताइए प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी? तो इसका राइट अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, डोबाबेडा या उडबंगम, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अनाईमुड़ी। ठीक है, जो अनाईमलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी है, इसकी जो आपकी हाइट है वो है 2695, मतलब 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा, अनाईमुड़ी पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी जो है ये 2695 मीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है क्या? तो इसे हम कहते हैं ऑयस्टर। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्री किनारे महत्वपूर्ण है और इससे मोती प्राप्त की जाती है। तो मोती किससे प्राप्त की जाती है? ऑयस्टर से। और ये कहाँ पर? तो जो समुद्री किनारा जो इलाका होता है वहाँ पे। चलिए, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र में जो पतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो मनुष्य मतलब ह्यूमन आई में जो आपकी पुतली होती है उसके आकार का नियंत्रण किस पे होता है? तो ये परितारिकों द्वारा होता है। अब हम इसके कुछ तत्व हैं उसको अच्छे से समझते हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परातारिक या आइरिस द्वारा होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परातारिक कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने से पहले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है और इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सग्राही पर्दे जैसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को हम कॉर्निया और स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र गोलाक की आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्लास 10th के जो एनसीईआरटी आपका बुक है उसमें अध्याय 11 के पेज नंबर 207 और 208 पर ये चीज़ें दी गई हैं, तो आप इस चीज़ को एक बार देख भी लीजिएगा। ह्यूमन आई के बारे में बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। कॉर्निया और आँख के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्वार भरा रहता है जिसे हम एक्वियस ह्यूमर कहते हैं और आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी ध्रुव होता है जिसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। रेटिना में शंकु के आकार
कोन्स की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं और इन्हीं में हम रंग का आभास करते हैं। जो रॉड होता है, छंद कोशिकाएं होती हैं और प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती हैं। हम अपनी आँखों के रेटिना में जो रॉड होती है उसकी कोशिकाओं के उपस्थिति के कारण ही एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये अगर ये रॉड जो होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप अंधेरे कमरे में भी या रात में भी आपको जो चीज़ें दिखती हैं, ये आपके आँख में जो रेटिना के अंदर जो रॉड की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उसके चलते ही आप चीज़ों को देख पाते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसको, क्योंकि देखिए ड्यूटी के साथ साथ आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताते रहें। इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। बाकी जो भी अपडेट है आप इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।